ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो आज हम पहले लीज के बारे में पढ़ते हैं कि लीज क्या है। लीज के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि लीज हम लोग जरूर कभी न कभी देखा होगा या फिर कभी न कभी सुना होगा कि जैसे मान के चलिए कि कोई प्रॉपर्टी आपका नहीं है लेकिन आप उस पर काम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉपर्टी क्या करेंगे, उसको लीज पे लेंगे, उसको दूसरे से कुछ दिन के लिए लेंगे और उसके बाद जो है उसका जो भी पैसा बनता है उसको दे देंगे। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है कि वो करना है, मछली पालन करना। मछली पालन आजकल एक बहुत बड़ा बिजनेस है आज के डेट में। तो यदि मछली पालन करना, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको चाहिए लैंड, चाहिए लैंड पे जहाँ पे आप तालाब जो है खुदवा सकें और वहाँ पे हम पानी स्टोर करके मछली का पालन करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है यदि लैंड नहीं है, इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो क्या करेंगे कि वो लैंड को हम किसी के पास, जिसके पास लैंड है उससे लीज पे लेंगे। या फिर एग्जांपल दूसरा देते हैं, किसी को यदि पेट्रोल पंप जो होता है ना उसको यदि ओपन करना है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करना होता है कि या तो आप अपना लैंड दिखाइए कि ये मेरा लैंड है, या फिर आप ऐसा कीजिए कि आप 10 साल तक या कुछ इस तरीके का टाइम होता है, उतना दिन तक आप किसी से लीज पे ले लीजिए, किसी से ले लीजिए और उसका जो है आप डॉक्यूमेंट जो है गवर्नमेंट को दिखाएंगे तभी आपको मिलेगा। समझ में आया बात? तो ये हो गया लीज। तो वैसे भी पहला भी एग्जांपल मैंने जो दिया आपको मछली पालन वाला, और दूसरा जो आपको एग्जांपल दिया जिसमें हम पेट्रोल पंप जब खुलवाने की बात करते हैं, ताकि एक एक अंडरस्टैंडिंग आपको हो कि दूसरे का जो ऑनरशिप है उसको कुछ दिन के लिए हम अपने आप लेते हैं। विशाल बुद्धिस्ट अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हुआ ये पूरा का पूरा लीज का चीज हुआ। तो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या चीज लिखा हुआ। आवाज मेरी जा रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? आवाज आ रही है? आ रही है सर, बढ़िया आ आ रही है रही है सर। सर। ठीक है, ठीक है। वी मस्ट हैव ऑब्जर्व सम पीपल इन आवर लोकेलिटी गिव पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू अनदर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम फॉर मनी बट डज नॉट कंस्टिट्यूट सेल। अब देखिए सेल से कैसे डिफरेंट है। सेल में क्या होता है, सेल में हम प्रॉपर्टी को ही ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे को और उसके बाद प्रॉपर्टी उसका हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो ऑनर है वो प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाह रहा है। वो क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि प्रॉपर्टी मेरा ही रहे, लेकिन कुछ दिनों तक जब तक मेरी यूज नहीं है इसमें, तब तक हम क्या करें, किसी दूसरे को दे दें, वो अपना काम करे और उसके बाद प्रॉपर्टी मेरा हो जाए। तो बोला कि ये जो है सेल से बिल्कुल डिफरेंट है। लीज जो है, लीज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेल। सेल में हम ऑनरशिप और फिर पोजीशन को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे को, लेकिन इन केस ऑफ लीज हम ऐसा नहीं करते। तो वही चीज यहाँ पे पहले ही लाइन में बता रहा है कि वी मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड सम पीपल इन आवर लोकेलिटी गिव पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी to another for some period of time of for money but does not constitute sale, it is called lease। अब इसमें जो लीगल बात है ये तो समझ में आ गया, किसी को समझ में आ जाएगा, लेकिन हम जो लीगली स्पीकिंग इसमें क्या होगा, इसमें क्या ट्रांसफर हुआ, पोजीशन ट्रांसफर हुआ है या फिर राइट टू पोजीशन ट्रांसफर हुआ है या फिर राइट टू ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है या दोनों हुआ है, आप लोग बताइए। सर राइट टू पोजीशन। सर राइट टू पोजीशन हुआ है मुझे ऐसा। राइट, राइट टू पोजीशन हुआ है। और कोई किसी को कुछ बोलना है? पोजीशन ही हुआ है सर। पोजीशन नहीं हुआ। लेकिन यदि हम सेल की बात करें और सेल में यदि आपसे पूछा जाए कि सेल में क्या होता है ट्रांसफर, तो आप क्या करेंगे? राइट ओनरशिप, टू ओनरशिप हो जाएगा सर। ओनरशिप और पोजीशन दोनों। ओनरशिप ही होगा ओनरशिप सिर्फ? नहीं, पोजीशन भी तो होगा सर। ओनरशिप पोजीशन भी पोजीशन हो जाएगा। तो वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है वो कहानी नहीं पूछेगा आपसे। ये जो मैं लीगल बातें बीच बीच में आपको समझाता हूँ कि जो राइट टू ओनरशिप है और पोजीशन है वहीं पे उसको आपको समझना है। तो लीज की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यदि क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि इन लीज ट्रांसफर ऑफ, 4 ऑप्शन दे दिया कि ओनरशिप हो गया, पोजीशन हो गया, दोनों हो गया, इनमें से कोई नहीं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कंपिटेंट हो जाए करने के लिए। वैसे रट्टाफिकेशन वाला नहीं कि गाइड में एक बुक देख लिया, एक क्वेश्चन देख लिया कि हाँ ये है और उसको रट लिया, वैसे काम नहीं चलेगा। कुछ दूसरा चीज यदि पूछ दिया, आपको गिफ्ट दे दिया है, कुछ और कर दिया, तो अपना दिमाग लगा सकें, इसलिए बेसिक जानकारी बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है पोजीशन दूसरे को हम देते हैं कुछ दिनों तक के लिए, लेकिन जो ऑनरशिप होता है वो ऑनर के ही पास होता है, वो ट्रांसफर नहीं होता। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ पोजीशन का राइट हमने उसको कुछ दिनों के लिए, जितना दिन के लिए लीज होगा उतना दिन के लिए हम उसको दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय अ प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस।
अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल और क्लियर कर दिया कि लीज क्या है, वो आपको क्लियरिटी के साथ यहाँ पे बता रहा है कि लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय अ प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ, पोजीशन की बात कर रहा है, मतलब उस प्रॉपर्टी पे आप इंजॉय कर सकते हैं फॉर अ पार्टिकुलर टाइम, बट ऐसा नहीं होगा कि हमेशा के लिए आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो जाए। मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ उसको इंजॉय करने का राइट आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय अ प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन कंसिडरेशन फॉर अ प्राइस। अब दो चीज यहां पे ध्यान में रखना है कि क्या लीज जो है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होगा। जब हम लीज बात करते हैं अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो इन वो सेल के जैसा हो जाता है एक तरीके से, कि अनलिमिटेड टाइम के लिए एंजॉयमेंट दे दिया तो वो सेल ही हुआ एक तरीके से। तो उसमें हम कहते हैं कि जब भी हम लीज की बात करते हैं तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरा जो है कंसिडरेशन फॉर अ प्राइस। बैकग्राउंड नॉइज आप लोग के पास जा रहा है क्या? बैकग्राउंड का आवाज आपके पास जा रहा है? नो सर। नहीं जा रहा है, कोई भी बैकग्राउंड का कोई किसी का आवाज नो नहीं जा रहा प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट नहीं। ऑल। ओके ठीक है। Lease is a transfer of right to enjoy a property for a specific period of time in consideration of a price। अब consideration के बारे में मैंने आपको उस समय बताया था कि अभी के लिए आप ऐसा समझिए कि जब भी कोई सामान हम लेते हैं, जब भी कोई प्रॉपर्टी हम खरीद बिक्री करते हैं, तो उसमें एक पैसा दिया जाता है। उसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में हम कहते हैं कंसिडरेशन। हालांकि मैंने यह भी बताया था कि थोड़े दिन के लिए आप आराम से इसको इतना ही समझिए। जब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, और वहां पे जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, तो कंसिडरेशन को अलग अलग तरीके से हम बताएंगे। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि 99.99% केसेस में जो कंसिडरेशन होता है वो पैसे का होता है। कुछ ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे जहां पे हम कंसिडरेशन की बात करते हैं, वो भी प्रॉपर्टी को की ही बात करते हैं, मतलब एक प्रॉपर्टी को लेकर के दूसरा प्रॉपर्टी को यहाँ पे दे देते हैं। समझ में आ गया बात? तो वो किस तरीके से होता है वो हम आगे पढ़ेंगे जरूर, लेकिन अभी तक आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कंसिडरेशन बेसिकली पैसा का ही होता है, मनी का ही होता है। और कुछ ऐसे केसेस जो हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से होगा, आज ही मैं बताऊंगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लीज यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेसर इज द पर्सन, लेसर इज द पर्सन हु लेट्स आउट द प्रॉपर्टी फॉर लीज और ट्रांसफर, एंड लेसी इज द पर्सन टू whom the property is leased or the transferee in a lease। अब जैसे हमने वहां पे बात की थी ना कि बायर और सेलर, जो बेच रहा था उसको सेलर हमने कहा और जो खरीद रहा था उसको बायर कहा। यहाँ पे भी एक बंदा वैसा होगा जो लीज पे देगा, दूसरा बंदा ये होगा वैसा होगा जो लीज पे लेगा। तो उसी को टेक्निकल टर्म में हम इसको लेसर कहते हैं कि लेसर इज अ पर्सन हु लेट्स आउट द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी दे रहा है फॉर अ लीज, तो उसको लेसर कहेंगे। और ट्रांसफरर, उसको ट्रांसफरर भी कहते हैं या लेसर भी कहते हैं। एंड लेसी, लेसी इज अ पर्सन टू whom द प्रॉपर्टी इज लीज्ड और द ट्रांसफरी इन अ लीज। ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से बस इसमें क्या होता है कि जब भी जैसे एग्रीमेंट वगैरह बनाए, उसमें एक बार आपका नाम लिख दिया, उसके बाद जो दूसरा क्लॉज, या मान लीजिए 15 क्लॉज है उसमें, तो बाकी के क्लॉज में लेसर और लेसी लिखेगा, लेसर ये है, लेसर लेसी ये है। तो उससे क्या होता है कि वो एक तरीके से इस तरीके से लीगल लैंग्वेज में यूज करते हैं, ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, टेंशन मत लीजिए। कहता है द लेसी कैन, अब देखिए यहाँ पे आगे आप क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मान के चलिए कि आप लीज पे ले लिए प्रॉपर्टी को, मैंने कोई प्रॉपर्टी को लीज पे लिया, तो क्या मेरे पास पोजीशन है उसका? वो बात तो ठीक है, पोजीशन का राइट मेरे पास ट्रांसफर कर दिया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या उस प्रॉपर्टी को हम चाहें कि सबलेट कर दें, उसको हम किसी और दूसरे को देना चाहें, तो क्या ये पॉसिबल है क्या? यस सर, इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है, इट इज पॉसिबल। लेकिन उसके लिए एक क्लॉज, जैसे मान के चलिए आप ऐसा समझिए, पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्या है, यहाँ पे ए है, ये बी है। दीदी, दीदी इसको कम कीजिए आवाज। ये ए है और ये बी है। ए ने ट्रांसफर किया बी को, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एक क्या बनाया, एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट बनाया। और इस एग्रीमेंट में इन्होंने एक क्लॉज जोड़ दिया कि बी जो है वो सबलेट कर सकता है। बी क्या कर सकता है? सबलेट कर सकता है। मतलब बी जो है किसी दूसरे को सी को दे सकता है। क्या कर सकता है? बी किसी दूसरे को सी को दे सकता है। तो यदि ये क्लॉज है, यदि ये ए और बी वाले जो एग्रीमेंट है उसमें ये क्लॉज यदि है, तो उस क्लॉज
में रहने के बाद ही उसको सबलेट कर सकता है। यदि उस क्लॉज में लिख दिया कि सबलेट नहीं अलाउड है तो सबलेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर स्थिति में जो है सबलेट अलाउ होता है। सबलेट तभी अलाउ होगा जब पहला वाला जो एग्रीमेंट बना है उसमें एक क्लॉज लिखा गया है, उसमें एक बातें लिखी गई है कि हाँ जरूरत पड़ने पे जो बी है वो सबलेट कर सकता है। समझ में आ गया बात? यस सर। हाँ। Yes, तो sir. तो ये ऐसा यूनिवर्सल नहीं है कि एक बार आपने किसी से लीज लिया तो उसको आप सबलेट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यदि क्लॉज ये कहता है कि आप सबलेट नहीं कर सकते तो इन दैट केस आप नहीं कर सकते। ठीक है। इसके लिए यदि सबलेट करना जरूरी है तो इसके लिए आपको पहले ही मेंशन करना पड़ेगा क्लॉज में। जब आप जिससे जो ऑनर है उससे जब पहली बार ले रहे हैं उससे आपको क्या करना पड़ेगा, उससे आपको उस क्लॉज में लिखना पड़ेगा कि हाँ जी हम सबलेट कर सकते हैं। जैसे कई बार एग्रीमेंट आप बनाते हैं रेंट एग्रीमेंट वगैरह, तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी जाती है कि सिर्फ आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज करेंगे, या फिर यदि आपको कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना है तो उसमें क्लॉज डलवा दीजिए कि इन केस यदि ऐसा अराइज हो जाता है सिचुएशन जहां पे हम इसको कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं तो वहां पे लिखवाना पड़ेगा। अदरवाइज नॉर्मली जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें लिखा रहता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही हम इसको यूज करेंगे। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि उसमें क्लॉज लिखना बहुत जरूरी होता है एग्रीमेंट में, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि द लेसी कैन ऑल्सो सबलेट द लीज एंड द रिलेशन बिटवीन द लेसी एंड द सब लेसी विल बी दैट ऑफ द लेसर एंड द लेसी। अब यदि मान के चलिए कि ऐसा क्लॉज है, यहाँ पे क्लॉज के बारे में नहीं लिखा है, यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया, लेकिन मैंने आपको बता दिया डिटेल में कि किस तरीके से सबलेट किया जा सकता है। अब मान के चलिए कि यदि बी जो है, यहाँ पे बी जो है वो सी को दे दिया, सबलेट कर दिया। यदि हम ये मानते हैं कि इसमें क्लॉज था जिसमें सबलेट के बारे में बताया गया था, अब बी जो है सी को दे दिया। अब सी के लिए जो है बी, सी के लिए जो बी है वो एक तरीके से ऑनर ही रहेगा, ऑनर के तरीके से काम करेगा। तो ये बोल रहा है कि इसके बीच में वही रिलेशन होगा जो इसके और इसके बीच में होगा। बात समझ में आ गया? तो बी और सी के बीच में वही रिलेशन होगा जो कि ए और बी के बीच में होगा, क्योंकि बी ने उसको सी को दिया है। तो उसमें भी जो कंसिडरेशन अमाउंट होगा उसमें भी एक फिक्स टाइम के लिए होगा, इस तरीके से। अब इस बात को यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आपको मैं बताऊं, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल ए और बी जो है, बी ने ए से लिया 2 साल के लिए, ए ने बी को दिया 2 साल के लिए लीज दिया। अब उसमें एक क्लॉज था कि सबलेट कर सकते हैं। अब बी जो है सी को दिया, मतलब सबलेट करने के लिए सी को दूसरे को दे दिया कि हाँ ठीक है तुम इतना कंसिडरेशन अमाउंट दो और तुम इसको यूज करो। अब सबलेट तो कर दिया, तो क्या बी जो है वो 3 साल के लिए सबलेट कर सकता है क्या? समझ में आया बात में क्या बोल रहा हूँ? बात समझ में आया सारे लोगों को? हाँ, नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आया। इसमें ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कि बी जो है वो लिया 2 साल के लिए, ए ऑनर है, ए ने बी को लीज पे दिया 2 साल के लिए। उसमें एक क्लॉज था लीज एग्रीमेंट में कि बी यदि जरूरत पड़े तो बी भी क्या कर सकता है, सबलेट कर सकता है। अब बी जो है सबलेट करना चाहता है, तो क्या बी सी को 3 साल के लिए दे सकता है क्या सब लीज पे? No, नहीं दे sir. सकता। नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि पेरेंट जो पहला वाला जो एग्रीमेंट है उसी के अकॉर्डेंस में होगा। यदि पहले वाले एग्रीमेंट में उसके पास राइट ही नहीं है, 2 साल के लिए ही राइट है, तो 3 साल के लिए कैसे दे सकता है? इन दैट केस इस पूरे के पूरे जो पहला वाला एग्रीमेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसमें अमेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही दे सकता है। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब हुआ है कि जो दूसरा एग्रीमेंट बनेगा सबलीज का, वो कभी भी पहले वाले एग्रीमेंट के इन कंट्राडिक्शन में नहीं होगा, उनके प्रोविजंस के इन अकॉर्डेंस में ही होगा। अदरवाइज फिर पूरा का पूरा सिस्टम गलत हो जाएगा। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि यदि सबलेट करना है तो पहले तो क्लॉज डलवाइए, और जो पहला वाला आपका एग्रीमेंट है उसी के इन अकॉर्डेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास राइट ही नहीं है और आपने ट्रांसफर कर दिया, मतलब वो राइट को, वैसा नहीं कर सकते हैं। जब राइट नहीं होगा आपके पास, ऑब्वियसली यू कैन नॉट ट्रांसफर दो राइट। और यहाँ पे जो पोजीशन वाली राइट है, जब है ही नहीं 2 साल के बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा, तो फिर आप कैसे 3 साल के लिए करोगे? तो ये सब चीज को आप जो है इसको समझ लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन की बात करता है, कहता है ए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years लेट्स आउट हिज प्रॉपर्टी फॉर यूज टू बी फॉर अ सम ऑफ रुपीज 50,000। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीज। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, प्रॉपर्टी को दे रहा है लीज पे, ठीक है, फॉर अ सर्टेन पीरियड 3। देखिए यहाँ सर्टेन पीरियड इसलिए लिखा हुआ नहीं है सच, लेकिन यहाँ लिख दिया कि फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। मतलब आपको समझ में आ गया कि सर्टेन पीरियड वाला जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे क्वालिफाई हो रहा है। तो ए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years
लेट्स आउट हिज प्रॉपर्टी फॉर यूज ऑफ बी, फॉर यूज ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से पोजीशन की बात कर रहा है, फॉर यूज ऑफ बी, मतलब पूरा ये ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं किया, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप समझोगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉर यूज ऑफ बी। अब मैंने बताया था लीज में कि ये प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट का राइट होता है, ठीक है, एंजॉयमेंट करने के लिए आप जो है प्रॉपर्टी पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ये लीज हो गया इनडायरेक्टली, इस तरीके से लीज के बारे में यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 50,000, ये 50,000 जो है ये क्या है, कंसिडरेशन अमाउंट है। कंसिडरेशन अमाउंट मैंने बताया था आपको, पैसा मनी के फॉर्म में होगा 99.99% केसेस में, कुछ एबरेशंस होंगे मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया। और ये पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लीज। तो आशा करते हैं कि आपको लीज का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए इज द लेसर। अब ए ने चूंकि बी को ट्रांसफर किया है, यहाँ पे बाकी का पहला सेंटेंस मैंने बता दिया कि इसमें कैसे कैसे है, कंसिडरेशन क्या है, यूज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 3 इयर्स मतलब सर्टेन पीरियड के बारे में बात कर रहा है। अब कह रहा है कि दिस इज कॉल्ड लीज, ए इज द लेसर। ये जो कर रहा है, ए के पास प्रॉपर्टी ये ट्रांसफर कर रहा है दूसरे को लीज के लिए, तो ए लेसर हो गया एंड बी इज लेसी। बी क्या है, लेसी होगी। जिनको समझ में नहीं आता है, कई बार दिक्कत होता है लेसर लेसी समझने में, ठीक है, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा ये चीज। धीरे धीरे आप थोड़ा सा आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए क्या कह रहा है कि इफ बी सबलेट्स द प्रॉपर्टी टू सी। अब यदि बी जो है सी को सबलेट कर रहा है, इफ बी सबलेट्स द प्रॉपर्टी टू सी देन बी विल बी द लेसी। अब बी जो है क्या हो जाएगा, बी लेसी हो जाएगा एंड सी विल बी द सब लेसी, और सी जो है सब लेसी हो जाएगा। द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी विल बी द दैट ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। मैंने बताया आपको बी और सी के बीच में वही रिलेशन होगा जो ए और बी के बीच में होगा। तो इस तरीके से आपका लीज का जो कंसेप्ट है ये समझ में आया या नहीं आया, एक बार आप कमेंट मतलब बताइए आप मुझे। आ गया सर, पूरा आ गया? किसी को कोई परेशानी है? एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था सेल में कि एक बायर होगा एक सेलर होगा। जब हम लीज की बात करते हैं तो एक लेसर और लेसी की बात करते हैं। गिफ्ट की बात करेंगे तो डोनर और डोनी की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग कंसेप्ट में चेंज होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि सब में यूनिवर्सली अप्लाई होगा, इसीलिए आपको ये सब मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि लेसर लेसी हो गया, वहां पे बायर सेलर था, उसके बाद गिफ्ट आगे करेंगे उसमें अलग तरीके से कंसेप्ट फॉलो होगा। ये सब चीजों को ध्यान में रखिएगा और एक दूसरे से मिक्स नहीं कीजिएगा, अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बायर और सेलर के राइट्स के बारे में बताया था, वैसे ही यहाँ पे लेसी और लेसर के राइट्स के बारे में बताया गया है, और ऑलमोस्ट सेम चीज ही है, उसी के जैसा है। बहुत ही मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में मैंने बायर और सेलर वाले कंसेप्ट में मैंने आपको बता रखा है कि क्या यहाँ पे लायबिलिटीज होगा, क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से होगा। तो ये चीज मैं दोबारा बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा, ज्यादा मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, ताकि एक फिर से रिवीजन हो जाए आपका। बस रिवीजन के पर्पज से मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन इसको फिर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वहां पे मैं बताया हूँ, जिनको समझ में नहीं आया है इससे पहले वाला लेक्चर में आपको मिल जाएगा ये चीज। तो राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द लेसर की बात कर रहा है। लेसर कौन हुआ, लेसर कौन है? यदि ए बी को ट्रांसफर कर रहा है तो लेसर कौन है? ए है ए। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा, क्या कर रहा है, राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द लेसर डिस्क्लोज डिफेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज नॉन टू हिम एंड इज नॉट नॉन टू द लेसी। वही चीज है, मैंने इस बात को बता दिया है कि जो डिफेक्ट दिया है तो बता तो दो, ऐसा नहीं कि धोखाधड़ी कर दो, डिफेक्ट नहीं बताओ और उसको बेच दो, ठीक है। गिव पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू लेसी, पोजीशन तो दोगे जिस प्रॉपर्टी को आप दे, जैसे मान के चलिए कि मैं एक लैंड ले रहा हूं यदि फिश फार्मिंग करने के लिए, तो उस सिचुएशन में लैंड का पोजीशन तो मेरे पास आएगा, तभी तो मैं तालाब खुदवाऊंगा, या फिर मुझे पेट्रोल पंप यदि वहां पे लगवाना है तो लैंड तो मुझे दोगे तभी तो, उसका पोजीशन दोगे तभी तो उसमें अलाउ करोगे। फिर कह रहा है कि द लेसर शैल लेट आउट द प्रॉपर्टी फॉर लीज फॉर टू द लेसी एंड मेक श्योर दैट द लेसी एंजॉय द प्रॉपर्टी विदाउट एनी इंटरप्शन अपॉन द पेमेंट ऑफ द मनी। अब पैसा यदि वो दे देता है हर महीने का, तो उसमें विदाउट इंटरप्शन आप उसको एंजॉय करने का राइट चूंकि दिए हैं, तो आप उसको हर्डल नहीं करेंगे, बीच बीच में आप उसको परेशान नहीं करते रहेंगे। ये सारी चीजें हैं। राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द लेसी की बात कर रहा है, तो जो लिया है उसके बारे में बात कर रहा है। क्या क्या है? इन एनी एडिशन इज मेड, इफ एनी एडिशन इज मेड टू द लेसी लीज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लीज पीरियड, then the addition can be comprised in the lease। अब बोल रहा है कि इन एनी एडिशन, अब मान के चलिए लैंड ले लिया, अरे लैंड ले लिया तो उसमें तालाब तो खुदवाएंगे ना,
कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो उस सिचुएशन में जो बोल रहा है कि इफ एनी एडिशन इज मेड टू द लेसी lease property during the lease period, then the addition can be comprised in the lease। तो लीज में उसको इस बात को बताना पड़ेगा, आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया और मैंने कहा कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, ये जो आप लीज बनाते हैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, आप एग्रीमेंट बनाते हैं रेंट एग्रीमेंट, उस सिचुएशन में क्या होता है, उसमें स्पेसिफिक आप मेंशन तो कराते हैं ना कि ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होगा। अदरवाइज क्या होगा, यदि हम इस क्लॉज को नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने आप में इसमें ऑफिस खोल दे, तो उसमें क्या होगा, आसपास के जो रेसिडेंशियल एरिया है यदि, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये सब ये भी तो करना पड़ेगा एक एग्रीमेंट में। और कई बार क्या होता है कि आप यदि किसी सोसाइटी में रहते हैं, अपना एक रेसिडेंशियल एरिया का सोसाइटी भी होता है, उस सिचुएशन में जो सोसाइटी का नॉर्म्स है उस पर भी साइन करना पड़ता है आपको कि हाँ इन तमाम चीजों को हम ये करेंगे, आप इसको फॉलो करेंगे। पार्किंग कहाँ करना, ये करना, वो करना, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। इफ एनी पार्ट ऑफ द लीज प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, अब बोल रहा है कि किसी कोई पार्ट जो है लीज प्रॉपर्टी का डिस्ट्रॉय हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तब क्या करेंगे, वही चीज बता रहा है कि इफ एनी पार्ट ऑफ द लीज प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड और मेड अनफिट बाय फ्लड, फायर एटसेट्रा, फ्लड, फायर एटसेट्रा से क्या हो जाता है, अनफिट हो जाता है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, देन द लीज शैल बी वॉइडेबल बाय द लेसी। और उस सिचुएशन में यदि ऐसा होता है, अब यहाँ पे क्या कह दिया कि फ्लड है, फायर है, ये सब का किसी पे कंट्रोल नहीं है, ये चीजें हो जाती है, और यदि ऐसा हो जाता है तो बोल रहा है कि उस समय क्या होगा, वॉइडेबल होगा बाय द ऑप्शन ऑफ लेसी। वो क्या होगा, वो चाहे तो उसको रखे और चाहे तो खत्म भी कर सकते हैं। द लेसी गेट्स अ राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द डिपेंडिंग ऑन द विशेस। तो इसमें लेसी जो है उसके डिपेंड करता है, क्योंकि एंजॉयमेंट बेसिकली लेसी ही करता है, तो उसके विल पे डिपेंड करता है कि इन दैट सिचुएशन ये डिपेंड करेगा उसके विश पे। लेकिन ये अपने आप नहीं होगा, यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग। ये जो बात कर रहा है इसको किसी न किसी क्लॉज के फॉर्म में आपको लीज डीड में मेंशन करना होगा। ऐसा नहीं कि आप मेंशन नहीं करेंगे और चीजें अपने आप चलेगी, नहीं हो सकता ऐसा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, क्या होता है यदि आप रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे तो उसमें ऑनर क्या करता है, ये कहता है कि इन केस यदि 6 महीने से पहले आप यदि छोड़ देते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो नहीं दिया जाएगा, कुछ इस तरीके का। या फिर कुछ और मैं बताऊं दूसरा, कि यदि आपको छोड़ना रहेगा तो 1 मंथ पहले, 30 डेज पहले एटलीस्ट यू हैव टू नोटिफाई, यू हैव टू गिव एन नोटिस टू द ऑनर। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती है, उसमें ऑटोमेटिकली डीम्ड नहीं होता है इन केस। हाँ बताइए सर, लीज और रेंट डिफरेंट है? लीज पे ही लेते हैं। लीज का कंसेप्ट आप स्टार्टिंग में क्लास में थे या स्टार्टिंग से? नहीं सर, नहीं थे, इसीलिए प्रॉब्लम हुआ। जब मैंने लीज के बारे में मैंने बताया तो यहाँ पे पहला ही लाइन यहाँ पे देखिए क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है ना, वी मस्ट ऑब्जर्व सम पीपल इन आवर लोकेलिटी गिव परमिशन टू द परमिशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू अनदर, सॉरी पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू अनदर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम फॉर मनी बट डज नॉट कंस्टिट्यूट अ सेल। तो ये सेल है, आप यदि रेंट पे रह रहे हैं वो सेल नहीं है ना, वो सेल नहीं है। आप एक तरीके से एक पार्टिकुलर टाइम के लिए ही तो ले रहे हैं उसको, आप समझ रहे हैं बात को। और उसी को हम रेंट की बात करते हैं। अब होता यह है कि रेंट में अलग अलग फॉर्म होता है। आप देखते हैं कि आप ईयरली पेमेंट करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं, क्वार्टरली करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। तो रेंट जब भी हम बात करते हैं तो यूजुअली मंथली वाले ही कर देते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया दूसरे का लीज का, जैसे ये मछली पालन के लिए आपने लैंड लिया है, हो सकता है उसका रहे कि ईयरली आपको देना है, मंथली नहीं देना है, ईयरली देना है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग तरीके से कि आप क्या क्लॉज रखना चाहते हैं। कोई यूनिवर्सल क्लॉज नहीं होता है, ये डिपेंड करता है जो लेसर है और लेसी है उसके बीच में हम क्या एग्रीमेंट है, क्या वो किस बात के लिए एग्री हुआ है, उसको हम बात करेंगे। तो इस सिचुएशन में लीज का ही एक पार्ट रेंट भी माना जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी रहने वाले हाउसिंग एकोमोडेशन में हम हमेशा इसको रेंट का यूज करते हैं। और दूसरे जो चीजें होती है उसमें वैसे ये लीज का ही पार्ट है, लेकिन दूसरे में हम रेंट की बात नहीं करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं इसको, लेकिन है तो यही चीज, ठीक है, वो बात है। समझ में आ गया बात? ओके सर, यस ठीक है। अब मैं कहाँ पढ़ा रहा था, हाँ, तो ये चीज है लेसर फेज टू, कहाँ बता रहा था मैं, हाँ। अब ये फ्लड या फायर से यदि कुछ प्रॉब्लम हो जाता है उस सिचुएशन में यहाँ पे डिपेंड करता है लेसी के ऊपर कि वो रखना चाहे, इस पे रहना चाहे या नहीं रखना चाहे, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्लॉज उसमें मेंशन कराएंगे आप, ठीक है। कहता है कि फिर इफ द लेसर फेल्स टू मेक रिपेयर
to the lease property, the lessee may make the repair himself and recover the amount from the repairs from the lessor. अब बोल रहा है कि मान के चलिए कि आपने कुछ लिया है, कुछ लीज पे लिया है और उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, होते रहता है, रिपेयरिंग की जरूरत होती है। उस सिचुएशन में आपको ये क्लॉज उसमें मेंशन होगा कि इनकेस यदि रिपेयर की जरूरत होती है तो इसका पैसा जो है आपको लेसर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप कोई रूम लेते हैं कहीं पे कुछ पर्पस के लिए, आप एक ने रूम लीज पे ले लिया, उस सिचुएशन में आपने ये क्लॉज यहाँ पे डाला कि यदि कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है उसका जो भी प्रॉपर्टी है उसका यदि नुकसान हो जाता है, जैसे मान के चलिए मोटर आपका खराब हो गया, पानी आता था जी, इंजॉयमेंट मैंने आपको बताया ना कि जो राइट होता है इंजॉयमेंट का होता है। अब मान के चलिए कि मोटर खराब हो गया आपका, अब मोटर खराब हो गया तो क्या आप सही तरीके से उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो लीगली स्पीकिंग क्या होगा, राइट टू एंजॉयमेंट यहाँ पे इन्फ्रिंज हो गया। लेकिन यहाँ लोकल लोगों के लिए या जनरल पर्सन के लिए क्या हुआ, जनरल पर्सन के लिए मोटर खराब हुआ, लेकिन लॉ वाले स्टूडेंट के लिए क्या हो गया, लॉ वाले स्टूडेंट के लिए जो एंजॉयमेंट का राइट है वो इन्फ्रिंज हो गया। अरे काम दोनों सेम ही हुआ, लेकिन समझ में आ रहा है किस तरीके से आप लिखेंगे। आप ये नहीं लिखेंगे कि मोटर खराब हो गया, आप यदि कोर्ट में जाएंगे तो ये नहीं लिखेंगे मोटर खराब हो गया, ये वहां पे लीगल लैंग्वेज लिखेंगे। लीगल लैंग्वेज क्या होगा कि राइट टू एंजॉयमेंट जो था हमारा, जो इस एग्रीमेंट से हमें आ रहा है, उसमें डिस्ट्रक्शन हुआ, क्यों हुआ है उसके बाद दूसरा क्लॉज में दिखेंगे, चूंकि मोटर खराब हो गया तो बिना पानी के कैसे एंजॉय करेंगे जी। अरे समझ में आ रहा है ये सब बात? Yes, sir. हाँ Yes, तो ये चीज है, बात एक ही चीज है, लेकिन क्या है दोनों अलग, स्टूडेंट लॉ स्टूडेंट के लिए अलग तरीके से है, नॉर्मल पर्सन के लिए अलग है, तो काम वही है। तो वो वाला चीज यहाँ पे क्या कर रहा है कि इनकेस यदि खराब हो गया तो क्या हम वेट करते रहेंगे कि कब लेसर आएगा और कब उसको सही कराएगा? अरे ऐसे यदि वेट करते रहें तो वो हो सकता है कि 1 महीने नहीं आया तो क्या हम बिना पानी के रहेंगे? नहीं रह सकते। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि यदि अर्जेंसी है तो उसमें लिखा रहेगा एक क्लॉज कि यदि जरूरत पड़े तो लेसी जो है वो अपने से रियम्बर्स जो रिपेयर करा सकता है, और रिपेयर में जो पैसा रहेगा उसका रिसीट जो है उस रिसीट को दे देगा ऑनर को, और वो कट कर लेगा पैसा वहां से। तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। देखिए यही है लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ द लेसर फेल्स टू मेक रिपेयर, फेल कर जाता है टू द लीज प्रॉपर्टी, द लेसी मे make the repair himself and recover the amount for the repairs of from the lessor। तो लेसर से पैसा ले सकता है, लेकिन अपने आप ने ये सारा चीज क्लॉज के फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है एग्रीमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करता है कि एट द टाइम, अच्छा, इफ द लेसर फेल्स टू मेक पेमेंट विद द रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी and is recovered from the lessee shall get it reimbursed from the lessor। वही सब चीज है कि आप कुछ पैसा जो लगाते हैं वो आपको मिलेगा, या फिर जो नहीं है इंटाइटल है लगाने के लिए आप कुछ ऐसा लगा देते हैं तो ऑब्वियसली बात है लेसर आपको लेगा। तो ये सब क्लॉज आपको डालना पड़ता है, आप इसको डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं पहले बता चुका हूँ ये सारी चीजें। एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ the lease the lessee should hand over the property to the lessor in the state in which it was received। तो इसमें एक क्लॉज और भी रहेगा यार, कभी कभी आपको एग्रीमेंट देखेंगे ना, आप लीज एग्रीमेंट कुछ देखेंगे कभी तो ये सब देखेंगे, ये क्लॉज ऐसे नहीं लिखा रहेगा, लेकिन उसको एक अलग फॉर्म में लिखा रहेगा, ये सारी चीजें का जो स्पिरिट है वहां पे मेंशन रहेगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सारी चीजें हैं। इसमें कह रहा है कि यदि आप कंप्लीशन हो जाए, यदि मान के चलो 3 साल के लिए यदि दिया था, 3 साल के बाद जो है आप देंगे ना प्रॉपर्टी को, आप उसको उसके जो पोजीशन का राइट है वो ट्रांसफर करेंगे उसको। उस सिचुएशन में या यूं कहें कि 3 साल बाद अपने आप राइट टू पोजीशन का जो राइट्स था वो अपने आप खत्म हो जाएगा, सीज हो जाएगा। इन दैट सिचुएशन आप जिस स्टेट में आपने लिया था प्रॉपर्टी को, सेम स्टेट में यू हैव टू रिटर्न ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आप तोड़ फोड़ करके दे दें, नहीं, तोड़ फोड़ करके देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो एक क्लॉज वहां भी रहता है कि इन केस यदि टूटा फूटा पाया गया तो उसमें जो भी पैसा, जैसे मान के चलिए क्या होता है कई बार देखेंगे ट्यूब लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, ये सारी चीजें हैं, और जाते जाते जब जा रहे हो आप तो ट्यूब काम नहीं कर रहा, बल्ब नहीं काम कर रहा, तो जो ऑनर है वो बोलता है कि भैया इसमें नया लगा के जाओ, क्योंकि जो स्टेट में मैंने दिया था उसमें सब चीज ट्यूब वगैरह सब चीज लगा हुआ था आपको, लेकिन आप फिर यहाँ पे जब जा रहे हो तो ये नहीं दे रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपसे पैसा लेगा, रिइंबर्स करने का उसको भी अधिकार है, वो आपका पैसा काट लेगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ लीज द लेसी शुड हैंड ओवर द प्रॉपर्टी वही सेम इट वाज रिसीव्ड, द लेसी में ट्रांसफर रेंट सबलेट द लीज प्रॉपर्टी विद द कंसेंट ऑफ द लेसर। यही चीज देखो यहाँ पे आकर के बता रहा है विद द कंसेंट ऑफ द लेसर, इसीलिए मैंने आपको बता दिया ना कि जब पहला वाला एग्रीमेंट है उस पे बेस्ड होता है, तो पहले वाले एग्रीमेंट में यदि आपने लिखा है कि हमें ये भी राइट दिया जाए कि हम चाहें तो जरूरत पड़ने पे सबलेट कर सकें, उस सिचुएशन में आप सबलेट कर सकते हैं, लेकिन यदि वहां पे आपने नहीं लिखा तो यू कैन नॉट सबलेट।
ठीक है, उसके लिए परमिशन लेना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे कंसेंट की बात कर दी। और मैंने वहां पे बताया था आपको कि जब पहले वाला एग्रीमेंट में होगा तो ऑटोमेटिक कंसेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टी साइन करते हैं वहां पे। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि डिस्क्लोज टू द लेसर एनी फैक्ट दैट लाइज इन द प्रॉपर्टी दैट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें सेम चीज है, आप इसको दोबारा आप देख लीजिएगा। द लेसी शुड पे रेंट एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एट स्पेसिफाइड इन द लेसर बाय द लेसर। ये सारी चीजें ऑब्वियस सी बात है, आपको देना पड़ेगा। अब क्वार्टरली देना है, मंथली देना है, साल भर का देना है, वो डिपेंड करता है आपका। The lessee is bound to keep the leased property in good condition when he is in possession of the property. ऐसा नहीं कि तोड़फोड़ करें, आप ये सारी चीजें देख लीजिए। When notice of the any defect is given to the lessee, he is bound to rectify it within a period of 3 months. अब ये कह रहा है कि ये इन केस यदि जो लेसर है वो ये भी राइट होता है कि उसमें रीजनेबल टाइम में वो आकर के विजिट कर सकता है, वो देख सकता है कि कहीं कुछ आप इलीगल चीज तो नहीं कर रहे हैं, उसके पास राइट होता है। तो जो ऑनर है वो कर सकता है रीजनेबल टाइम पे। ऐसा नहीं कि 2 बजे रात में आ गया जी, ठक ठक कर रहा है, हमके वो करना है, मैं देखना है, इंस्पेक्शन करना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप रीजनेबल टाइम देंगे, नोटिस देंगे, उसके बाद आएंगे। ठीक है, और उसके बाद यदि पाया गया कि कुछ आप उल्टा पुल्टा कर रहे हैं या कुछ आपने तोड़ फोड़ कर दिया तो ऑब्वियसली आपको नोटिस देगा कि इसको सही करा दीजिए, और विद इन 3 मंथ्स में आपको सही कराना होगा। यदि नहीं कराएंगे तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कहता है कि the lessee may use the property and its product and must not do anything that is destructive to the property। ठीक है, प्रॉपर्टी को बचा करके रखना कुल मिला के कह रहा है। The lessee should not erect any permanent structure in the property without the consent of the lessor। अब मान के चलिए कि कुछ ऐसा आपने लीज पे लिया और उस पे कुछ ना आप एक अलग परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया। मान के चलिए कि आप एक फ्लैट लिए हैं और विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर आपने क्या किया, उसमें 3 रूम था तो एक और रूम बनवा दिया, 4 रूम बनवा दिया। ऐसा नहीं कर सकते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनवा सकते। और यदि बनवा सकते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक कंसेंट फ्रॉम द लेसर। यदि नहीं देता है कंसेंट तो वो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं। टेम्पररी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। आप ये नहीं कि आप कांटी वो कील ठोकना है, वो कपड़ा टांगने के लिए हैंगर लगाना है तो आप उसके लिए नोटिस दीजिएगा, वो नहीं। दिस इज नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर। परमानेंट स्ट्रक्चर की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये तो टेम्पररी उखाड़ लेंगे फिर से। ठीक है, तो वो वाली चीज है ना। उसके बाद कहता है द लेसी इज बाउंड टू पुट द लेसर इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज। ठीक है, तो ये चीज जो है आपका पूरा का पूरा ये लीज के बारे में ये खत्म हुआ है। अब एक केस के बारे में है, वो यहाँ पे अभी हम दूसरे क्लास में देखेंगे। अभी एक बार ये खत्म हो रहा लेक्चर, दोबारा आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम एक्सचेंज की बात करेंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कीजिए, 2 मिनट बाद इसको अभी खत्म होगा, उसके बाद